हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर में लॉ के अंदर अपना नेक्स्ट रिवीजन वीडियो आ रहा है चैप्टर 5 का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। ये चैप्टर एग्जाम में नॉर्मली 7 मार्क्स का वेटेज पे एटलीस्ट कवर करता है। एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, एक 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। कभी किस्मत अच्छी भी, क्योंकि ये आसान चैप्टर है, तो ये एमसीक्यू एक की जगह 2 से 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर चैप्टर पे, पर 7 मार्क्स तो आते ही हैं। डिपॉजिट वर्ड नॉर्मली जब हम सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक्स क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है? 6 to 7%। कल को मान लो कोई कंपनी 100% सिक्योर डिपॉजिट इनवाइट करे, वो भी 10% इंटरेस्ट पे, तो फायदा तो उसमें। तो ये चैप्टर बता रहा है कि जैसे बैंक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, वैसे कंपनी भी डिपॉजिट ले सकती है, अपने मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है। ठीक है, ये तो डिपॉजिट की डेफिनेशन है। कोई भी अमाउंट कंपनी ने डिपॉजिट, लोन या अदर मैनर में रिसीव किया है, वो तो है ही। पर इसमें हम कुछ ऐसे अमाउंट है जो आरबीआई से कंसल्ट करके डिसाइड किए जाएंगे वो डिपॉजिट नहीं है, वो हम लास्ट में लेंगे। कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। अब डिपॉजिट्स 2 टाइप्स के हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड है, पहला बेसिक मिनिमम 100% सिक्योर्ड होने चाहिए। दूसरा, सिक्योर्ड करने के लिए टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना है। ये चैप्टर स्पेसिफिक है, बाकी पूरे चैप्टर कोई और उठा लो, उसमें लोन टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में से किसी भी एसेट्स की सिक्योरिटी पर या दोनों के एसेट्स की सिक्योरिटी पर लोन हो सकता है। पर ये चैप्टर स्पेसिफिक है टेंजिबल एसेट्स ओनली। तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन इनटेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी पर कोई लोन नहीं होना चाहिए। बराबर? तो किसकी सिक्योरिटी पर लोन लेना है? टेंजिबल एसेट्स। अब मिनिमम 100% सिक्योर्ड का मतलब डिपॉजिट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटर में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो केवल कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो जितने ड्यूरेशन के डिपॉजिट थे उसका इंटरेस्ट काउंट कर लो, प्लस कहते हैं डिपॉजिट का अमाउंट काउंट कर लो, उतनी तो एसेट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट जो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे, या पार्सली सिक्योर्ड डिपॉजिट। मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट है, 99 करोड़ की टेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी पर लोन है, तो देखा जाए 99% सिक्योर्ड हो गया, पर ये अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अब डिपॉजिटर 73(2) में मेंबर से डिपॉजिट पब्लिक कंपनी भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी। 76(1) में पब्लिक है, वो केवल एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट लेगी। तो एलिजिबल कंपनी कौन है? वो पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 76(1) में पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ और मोर। और वर्ड है तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्या पास करना है? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओआर से काम हो जाएगा अगर डिपॉजिट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, उसके लिमिट से ज्यादा अमाउंट का डिपॉजिट नहीं है। और रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को फाइल करनी है। इस पूरे चैप्टर में आरओसी को फाइलिंग डीपीटी 3 में करेंगे। 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हेडिंग से मत कंफ्यूज होना, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, 76 बोलता है। 73(1) प्रोहिबिटेड प्रोविजन एंड एग्जेम्प्टेड कंपनी। नेगेटिव नोट पर पॉइंट है, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक विदाउट कॉम्प्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5। तो इंग्लिश का एक बेसिक प्रिंसिपल है, दो नेगेटिव उड़ा तो नो और विदाउट दोनों नहीं है। तो पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो पहले चैप्टर 5 के प्रोविजन क्या करने होंगे? कॉम्प्लाई। पर कुछ कंपनियों को एग्जेम्पशन दी है, वो चैप्टर 5 के प्रोविजन कॉम्प्लाई ना भी करे तब भी काम चल जाएगा। बीएफसी, एनबीएफसी, एचएफसी, कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से क्या है? डिपॉजिट लो, लोन दो। क्यों चैप्टर 5 फॉलो करेंगे? 73(2) एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। देखो, मेंबर से डिपॉजिट पब्लिक कंपनी भी ले सकती है, प्राइवेट भी ले सकती है, पर इसके लिए पहले इनको जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? रेजोल्यूशन। अब देखो, मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए 73(2)(a)(2)(e) डी अब हट गया, अलग अलग रिक्वायरमेंट बना रखी है। जैसे पहले मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो उनको इन्फॉर्म करना है, नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो मेंबर्स को अपन क्या करेंगे? सर्कुलर इश्यू करेंगे। ठीक है,
सर्कुलर एक स्टेटमेंट के साथ जाएगा। मेंबर्स का एड्रेस कंपनी के पास है तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी मोड से भेज दे। स्टेटमेंट में बता दे कि कंपनी पहले कितने डिपॉजिट ले रखे हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट के बारे में क्रेडिट रेटिंग इश्यू करती है, क्या मिली है। फिर ये सर्कुलर कंपनी चाहे तो 2 न्यूज़पेपर में भी क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो देखो फर्स्ट, जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्कुलर इश्यू हुआ उस फाइनेंशियल ईयर को पहले एंड कर दो। जैसे मान लो 10 जुलाई 2025 को सर्कुलर इश्यू हुआ तो पहले उस फाइनेंशियल ईयर को एंड करो। तो कब एंड होगा, 31 मार्च 26 प्लस 6 मंथ्स, तो मतलब 30 सितंबर 26 वर्सेस डेट ऑफ एजीएम उस फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें क्या किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रखे जाएंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर एजीएम नहीं हो पाई तो एजीएम लास्टली कब तक बुलानी है, वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस 6 मंथ्स, वहां तक की वैलिड है। अब सर्कुलर जिस टाइम तक वैलिड था उसके बाद नए डिपॉजिट लेने हैं तो फिर से फ्रेश सर्कुलर इश्यू करो। सर्कुलर बीओडी के नेम एंड अथॉरिटी से इश्यू होता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर को अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं, वो ये सर्टिफाई कर रहा है कि सर कंपनी ने पहले जितने भी डिपॉजिट्स लिए थे उसकी रीपेमेंट में और इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की। कभी कभी अनफोर्सेन सिचुएशन में डिफॉल्ट हो जाती है तो कंपनी ने पहले उस डिफॉल्ट को गुड किया, रीपेमेंट कर दी, 5 इयर्स वेट किया, अब डिपॉजिट ले लिया, अब तो माफ कर दो। तो मतलब सेंस क्या निकला, अगर एक बार डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो गई तो जब तक वो डिफॉल्ट गुड ना हो जाए नेक्स्ट 5 इयर्स तक कहते हैं इसमें तुम क्या नहीं कर सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहले डिफॉल्ट गुड करो, 5 इयर्स वेट करो, फिर न्यू डिपॉजिट, तो डिफॉल्ट करो ही मत। ये जो सर्कुलर है इसकी कॉपी पहले हम आरओसी को फाइल करेंगे, मतलब सर्कुलर मेंबर को बाद में इश्यू होगा, पहले उसकी कॉपी किसको फाइल होगी, आरओसी को। कितना पहले, मैक्स 30 डेज बिफोर इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर्स। तो मान लो मेंबर्स को सर्कुलर तुमने कब इश्यू किया, जैसे 1 अक्टूबर 2025, उससे पहले किसको फाइल करो, आरओसी को। तो उससे पहले क्या हुआ, 30 सितंबर। अब ऐसे पीछे के साइड 30 दिन काउंट कर लो। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये सेपरेट बैंक अकाउंट है जो किसके पास मेंटेन्ड होता है, शेड्यूल्ड बैंक के पास, ठीक है। ये डीआरआई जैसा है, डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक जितने भी अमाउंट के कहते हैं इसमें डिपॉजिट्स क्या होने, मैच्योर होने। तो डिपॉजिट टाइम अमाउंट है 6 मंथ से 36 मंथ्स, पता लगा लो। उसका मिनिमम 20% दिस ईयर की 30 अप्रैल तक हमें किसमें जमा कराना है, डीआरआर अकाउंट में। ये एक तरह से प्रोविजनिंग है, और प्रोविजनिंग अकाउंट्स का बेसिक प्रिंसिपल है ऑलवेज मेड इन एडवांस। तो हम डिपॉजिट करा देंगे। अब ये जनरल रिजर्व नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व है, तो इसका पर्पस है कि ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, और किसी में यूटिलाइज नहीं होगा। इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट अब हट गया, नहीं तो डिपॉजिट को सिक्योर बनाने का ये भी तरीका था। 73(2)E, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दिया था, वैसे कंपनी दे रही है कि हमने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की तो गुड कर दी, 5 इयर्स लैप्स हो गए। 73(2)A)(2)E कुछ प्राइवेट कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं होते। देखो अभी रिसेंट एमटीपी आरटीपी में ये केस स्टडी टाइप टारगेट हो सकता है, तुम्हारे मेन एग्जाम में भी काम करे। कुछ प्राइवेट कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब उन प्राइवेट कंपनियों को अगर डिपॉजिट लेना है, ठीक है, तो 73(2)A सर्कुलर इशू करना मेंबर को जरूरत नहीं है। 73(2)B उसकी कॉपी आरओसी को फाइल करनी है, उसकी भी जरूरत नहीं है। 73(2)C डीआरआर अकाउंट बनाना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। 73(2)E सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट देना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। बस कितना अमाउंट डिपॉजिट पर लिया है वो आरओसी को फॉर्म डीपीटी 1 पे बता दो। तो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो अपनी औकात जितना डिपॉजिट ले रही है, मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट जितना डिपॉजिट ले रही है उसके 100% जितना। फिर जो स्टार्टअप है, यहां इंटर में अलोन स्टार्टअप के लिए 5 इयर्स है, बाकी इसी चैप्टर में या और आगे चैप्टर्स में सब जगह स्टार्टअप में 10 इयर्स आएगा, पर यहाँ 5 इयर्स है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 5 इयर्स तक, जो ये ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल करती है। जो दूसरे कंपनी की सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं,
बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग की है तो इसकी पेड अप कैपिटल के ट्वाइस वर्सेस ₹50 करोड़, विच एवर इज लेस, उससे ज्यादा की बोरोइंग कहते हैं इसमें नहीं की है, और इसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की है, और जितना अमाउंट लिया है वो आप उसी को बता दो। सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हैं या कोई डिपॉजिट मैच्योर हो गया रीपेमेंट के लिए, तुमने पे नहीं किया, तो उसको सिक्योर बनाना है। तो सिक्योर बनाने के लिए टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना है, नहीं किया तो फिर वो डिपॉजिट क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। अब डिपॉजिट से रिलेटेड फ्यूचर में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा सर हमारे ऊपर इतने अनसिक्योर्ड डिपॉजिट चल रहे हैं। अगर डिपॉजिट टाइमली रीपे नहीं हुए, ठीक है, तो डिपॉजिटर अपना दुखड़ा किसके पास लेके जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास। फिर कंपनी ट्रिब्यूनल कंपनी से कहेगी कि तुम टाइमली इसको रीपे कर दो। अब डिपॉजिट कब तक रीपे करना है, जो कंपनी और डिपॉजिटर में एग्रीमेंट बना है। वैसे अपन टाइमिंग लेंगे 6 मंथ से 36 मंथ्स की रेंज में कहीं आता है। 76 पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो कौन लेगी, एलिजिबल कंपनी, वही पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर या फिर टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, एसआर पास किया। अगर सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो ओआरसी काम हो जाएगा, और इसकी कॉपी किसको फाइल कर दो, आरओसी को। ये तो अपना पहले भी आ चुका है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ डिपॉजिट, क्रेडिट रेटिंग ये एश्योर करती है कि डिपॉजिट सेफ है या नहीं। कंपनी के पास कहते हैं इसमें इनफ लिक्विडिटी है या नहीं डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए। तो ये किससे लेंगे, रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। कब तक लेंगे, एवरी ईयर, जब तक सारे डिपॉजिट क्या नहीं हो जाए, रीपे ना हो जाए, फिर इसको आरओसी को फाइल कर देंगे। ये क्रेडिट रेटिंग आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बताई है उससे बिलो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट कोई ग्रेड नहीं है, बस आरबीआई एंड एनबीएफसी का कनेक्शन ध्यान रखो। सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें। अगर कंपनी इस चैप्टर में सिक्योर डिपॉजिट इनवाइट कर रही है तो उनको सिक्योर बनाने के लिए टेंजिबल एसेट्स पर क्या करना होगा, चार्ज क्रिएट करना होगा, ठीक है। नो चार्ज इन द सिक्योरिटी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। कितना चार्ज क्रिएट करना है, वही मिनिमम 100% अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसके फेवर में क्रिएट करना है, डिपॉजिटर्स या ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। वो ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर इंटरमीडियरी, तो कंपनी उसके फेवर में क्या करती है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब कंपनी उसके फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है, इसका सेंस क्या है, कल को मान लो कंपनी ने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, ठीक है, तो डिपॉजिटर अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाएंगे, डिपॉजिटर ट्रस्टी के पास। वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस एसेट्स को बेच देगा और अमाउंट किसको रीपे कर देगा, डिपॉजिटर्स को। और कब तक ये चार्ज क्रिएट करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लिमिट ऑफ सिक्योरिटी ऑलरेडी बता चुका हूं। वैल्यूएशन जो एसेट्स का, क्योंकि कंपनी झूठ भी बोल सकती है, किससे करवाएंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर सेक्शन 247। 73 के कुछ प्रोविजन 76 पे लगते हैं, जैसे 73 क्लॉज 1 पहले चैप्टर 5 को अप्लाई करो, डीआरआर अकाउंट समथिंग है। 76 एक पेनल्टी है, एक ही पेनल्टी है जो काम की है इस पूरे चैप्टर में, और याद करनी चाहिए। चाहे 73 कॉन्ट्रावीन हो, चाहे 76 कॉन्ट्रावीन हो, चाहे डिपॉजिट रूल कॉन्ट्रावीन हो, कुछ भी कॉन्ट्रावीन हो जाए, पेनल्टी एक लगानी है। नंबर 1, मिनिमम फाइन कंपनी पे कितना लगेगा, 1 करोड़ वर्सेस ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लेस, जो बढ़कर कितना हो सकता है, 10 करोड़। अब नालायक ऑफिसर्स ऑफ कंपनी है तो उनको तो जेल डाल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, एंड फाइन दोनों लगेंगे। ध्यान रखना ये एंड और का कनेक्शन पूरे इंटर में ध्यान रखो, लॉ में कितना, 25 लाख टू 2 करोड़। कल को प्रूव हो गया डिपॉजिट फ्रॉड करने के लिए लिए गए तो फिर 447 का इनाम लग जाएगा। अब मेन पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं, डिपॉजिट रूल्स 2014। आईसीए के मॉड्यूल में क्या कर रखा है, ये डिपॉजिट रूल्स ऐसे मेंबर्स में भी दे रखे हैं, पब्लिक में भी दे रखा है, जो कॉमन चीजें वो 2 बार रिपीट कर रखी है, मैंने इनको फिल्टर कर दिया। तो सबसे पहले डिपॉजिट रूल रखेंगे किस पे, चाहे मेंबर से डिपॉजिट लो 73(2) में, चाहे पब्लिक से डिपॉजिट लो 76 में, दोनों पे लगेंगे। रूल 3, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। रूल 3 तुम्हारा बेस है, अच्छे से समझ लेना।
टाइम पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, मिनिमम टाइम 6 मंथ्स और मैक्सिमम कितना है 36 मंथ्स। 6 मंथ से 36 मंथ्स ये तो नॉर्मल टाइम फ्रेम है, 6 मंथ से कम नहीं, 36 मंथ से ज्यादा नहीं। हाँ 36 मंथ्स के बाद डिपॉजिटर की मर्जी है तो तुम रिन्यू कर लो, फिर से और 36 मंथ्स मिल जाएंगे। पर कब 6 मंथ से कम वाले डिपॉजिट हो सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, क्या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ज्यादा अमाउंट की होगी, नहीं। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए कंपनी 6 मंथ से कम के डिपॉजिट क्या कर सकती है, एक्सेप्ट, पर कम से कम 3 मंथ्स के लिए, और वो 10% ऑफ औकात ऑफ कंपनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब मैं औकात बोल रहा हूं तो मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट, ये तीनों का टोटल, उसका मैक्स 10% जितने डिपॉजिट ले सकते हो 6 मंथ से अगर कम ले रहे तो, ठीक है। तो एक बार देखो, ठीक है। तो 6 मंथ से कम 3 मंथ्स और 10% ऑफ औकात से ज्यादा नहीं, और मैक्स 36 मंथ्स। सेकेंड, डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स। देखो डिपॉजिट डिपॉजिटर दे रहा है, मान लो एप्लीकेशन फॉर्म में वो एप्लीकेंट वन में केवल खुद का ही नाम लिखता है तो जॉइंट नेम आए नहीं, तो फिर तो इंडिविजुअल डिपॉजिट है। पर उसमें साथ में वाइफ बच्चों का भी नाम लिखने का सोचा तो ये तो उसकी मर्जी है। तो इफ डिपॉजिटर सो डिजायर्स then a company can accept or renew deposits in joint name but not exceeding 3। तो जॉइंट डिपॉजिटर मैक्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, तो मिनिमम कितने होंगे 2। अब ये जो जॉइंट डिपॉजिट्स हैं कुछ क्लॉजेस के साथ दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं हो पर दिए जा सकते हैं, और ये क्लॉजेस एप्लीकेबल कब होंगे, मैच्योरिटी पे। मतलब मैच्योरिटी डेट पर किसको रीपेमेंट करनी है, ठीक है। तो सपोज करो क्लॉज आया जॉइंटली, तो पैसा सबको मिलेगा, कोई एक नहीं लेके जा सकता। ईदर या एनीवन और सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब उसका एलआर मान लो, तो कोई भी लेके जा सकता है। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, तो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पे नाम फर्स्ट प्लेस पर दे रखा है वो, या सर्वाइवर। मैक्स लिमिट ऑफ डिपॉजिट, अब ये अपने सेक्टर का दूसरा सबसे अच्छा बेस है, ठीक है। देखो 3 पार्ट है, शुरुआत का पोर्शन कॉमन है, तो पहले कॉमन पार्ट पे करो। इस सेक्टर में या तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए या फिर क्या करिए, रिन्यू, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी ले रखा है, प्लस न्यू डिपॉजिट, वो कंपनी की औकात के कितने % तक हो सकते हैं, वो मैक्स लिमिट है, ठीक है। तो सपोज करो कंपनी एलिजिबल है, एलिजिबल कंपनी आते दिमाग में क्लिक होना चाहिए पब्लिक कंपनी, या तो जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, दोनों में से कोई एक। वो अपने मेंबर से इस औकात का 10% से ज्यादा नहीं ले सकती। पब्लिक से वो एलिजिबल कंपनी इस औकात का 25% से ज्यादा नहीं ले सकती। ये एग्रीगेट लिमिट है। तुम 10 प्लान लॉन्च करके 25 25 25 नहीं, वो तो फिर 250% हो जाएगा। एग्रीगेट 25, एग्रीगेट 10, इससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है, तो मतलब एलिजिबल कंपनी की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट कंपनी पूरी करे, तो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है वही 51% और मोर, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर से लिया पब्लिक से लिया, किसी से भी लो, पर मैक्स 35%। अब अगर नॉन एलिजिबल कंपनी है, मतलब या तो पब्लिक कंपनी है तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 500 करोड़ से कम है, तो पब्लिक के पास तो जा नहीं सकती 76(1) में, किससे लेगी, मेंबर से। इस औकात का मैक्स 35%। और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो नॉर्मली मेंबर से कितना, 100%। 100 से ज्यादा भी पड़ेंगे वो भी अपने लिए काम का पॉइंट है। नॉर्मली 100% ऑफ दिस औकात, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट, उससे ज्यादा कहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर प्राइवेट कंपनी करके भी पूछ ले तो बेस ये बनता है, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट। पहले तो ये लिखो, बट अ प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट
deposits from its members up to 100% of its औकात. And in the following situations, a private company may accept deposits from its members exceeding 100% of औकात. फिर वो 150% है, 200% है, हमें कोई दिक्कत नहीं. तो देखो स्टार्टअप कंपनी पर, अब यहाँ स्टार्टअप में कितना हो गया 10 इयर्स. ठीक है, ये पूरा का पूरा देखो पॉइंट रिपीट है. जो ऑल 3 कंडीशन पूरी करी है, जो दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग की है, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल वर्सेस 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और इसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं की है. सपोज करो ये बोरोइंग इस लिमिट को क्रॉस कर गई, तो मेंबर से कितना लोगे 100% ही लोगे. क्रॉस नहीं हुई तो 100 से ज्यादा ले सकते हो. सीलिंग लिमिट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज ऑन डिपॉजिट. सीलिंग लिमिट, मैक्स लिमिट. क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनियां पब्लिक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर चीट कर दे, ब्रोकर को ज्यादा रेट ऑफ ब्रोकरेज के नाम पर चीट कर दे? तो हमने कैप लगा दिया कि भाई एक्ट में तो गिवन नहीं कितनी सीलिंग लिमिट, पर आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो भी सीलिंग लिमिट बनाई है, चाहे इंटरेस्ट की बनाई चाहे ब्रोकरेज की, उससे ज्यादा नहीं. और ब्रोकरेज किसको देनी है? जिसको कंपनी ने रिटर्न में ऑथराइज किया है और जो काम भी करता है, मतलब डिपॉजिट ला कर देता है. रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी ऑन मेकिंग ऑल्टरेशन. कंपनी ने डिपॉजिट के लिए जो सर्कुलर इश्यू किया उसमें कहा 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे. पैसा मिल गया, बाद में उसको 8% कर दिया इंटरेस्ट को. क्या चीटिंग नहीं है? तो सर्कुलर इश्यू करने के बाद कंपनी डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकती जो उनके लिए प्रीजुडिशियल है, हार्मफुल है, एडवर्स है. रूल 4 अपन कर चुके हैं. उस सर्कुलर इश्यू करते हैं 2 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट वाला वही. रूल 7, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर. देखो कंपनी एंड डिपॉजिटर, इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी कौन है? ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर. तो जैसे ही डिपॉजिटर की कोई ग्रीवेंसेस होंगी, वो अपनी ग्रीवेंसेस किसके पास लेके जाएंगे? कहते हैं इसमें ट्रस्टी के पास. जैसे उनको इंटरेस्ट ना मिला, रीपेमेंट ना मिली, ट्रस्टी उसको रिड्रेस किससे करवा देगा? कंपनी से. ठीक है. कब डिपॉजिटर ट्रस्टी को मैंडेटरली इनवाइट अपॉइंट करना है? अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इनवाइट कर रही है. ठीक है, तो सर्कुलर बाद में इश्यू होगा, चाहे डायरेक्ट इश्यू करो मेंबर को या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में 2 मेंबर या पब्लिक के लिए, बाद में इश्यू होगा. पहले 1 और मोर ट्रस्टी अपॉइंट होगा उसकी रिटर्न कंसेंट से, ताकि उसके फेवर में वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, मतलब एसेट्स पे चार्ज उसी के फेवर में क्रिएट हो. और इस अपॉइंटमेंट के बारे में अपन इन सर्कुलर और में बता देंगे. किसको ट्रस्टी नहीं बना सकते? ट्रस्टी अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, ना तो उसका कंपनी से ना डिपॉजिटर से कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो देखो डायरेक्टर के एमपी ऑफिसर या एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी और इट्स एचएसए और डिपॉजिटर ऑफ कंपनी नहीं होना चाहिए. एचएसए होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, इन बंदों से रिलेटेड बंदे नहीं होने चाहिए. तो या तो कंपनी के गुण गाएंगे या डिपॉजिटर के, ये होने नहीं चाहिए. जो बंदा इंडक्टेड है, डेक्टर, 1 रुपए का पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपॉइंट नहीं होगा कंपनी से, उसके एचएसए से या फेलो सब्सिडियरी से एंड अदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, या जिस पर्सन की कंपनी से मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, मॉनेटरी या फाइनेंशियल. क्रेडिटर उठा लो, 1 रुपए का भी क्रेडिटर हुआ तो वो भी अपॉइंट नहीं होगा. या जिस पर्सन ने गारंटी दी है कि सर अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो मैं हूं ना, चाहे डिपॉजिट की पेमेंट नहीं हुई या इंटरेस्ट मुझसे ले जाना, गारंटर. क्योंकि गारंटर वो पर्सन है जिससे अपन वसूली करते हैं. अगर गारंटर और ट्रस्टी दोनों एक ही पर्सन हुए तो क्या ट्रस्टी खुद से वसूली करेगा? तो इसको अपॉइंट नहीं कर सकते. मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स टू बी कॉल्ड बाय ट्रस्टी. कब? या तो डिपॉजिट जितने भी अमाउंट के उसके 1/10 मिनिमम रिटर्न में ट्रस्टी को हाथ जोड़ते हैं, सर हमारी मीटिंग बुला दो. या कोई ऐसी इवेंट हैपन होती है जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, जैसे मान लो कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, या एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही, जो भी सिचुएशन है. रिमूवल ऑफ ट्रस्टी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. जितने टाइम के डिपॉजिट है अपनी ट्रस्टी की टर्म है उससे पहले हटाना है. बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए सबकी यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए, ऑल की कंसेंट. एक भी जिद पे अड़ गया सर नहीं हटाना, बेचारा सही आदमी है, तो तुम उसको क्या नहीं कर सकते? रिमूव नहीं कर सकते. अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है,
तो फिर उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आएगा, तो मतलब उसकी भी कंसेंट लो। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड फॉर्म डीपीटी 2 में बनती है। एक 2 नंबर का एमसीक्यू है यहाँ पर, कब तक बनानी है देखो। सर्कुलर या सर्कुलर इन द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, मतलब डायरेक्ट मेंबर को दिया या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया, उसको इश्यू करने से एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट होती है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट, हम लोग बैंक में डिपॉजिट कैसे देते हैं, बैंक जाते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर चेक कैश जो भी है वो एनक्लोज करते हैं और डिपॉजिट देते हैं। तो मतलब पहले रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म होना जरूरी है, उसके बिना कंपनी तुमसे डिपॉजिट नहीं ले सकती। डिपॉजिटर साथ में एक डिक्लेरेशन देता है कि सर अगर मैं ये पैसा आपको जो डिपॉजिट पर दे रहा हूं, ये मैंने किसी से बोरो नहीं किया है, ये मेरे घर का पैसा है, बोरोड अमाउंट से डिपॉजिट नहीं दे रहे। नॉमिनेशन फॉर डिपॉजिट, कल को मान लो डिपॉजिट के ड्यूरेशन में डिपॉजिटर मर गया, तो पैसा किसको दे देंगे, नॉमिनी को। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, रिलेटिव नॉन रिलेटिव फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कर सकता है, मतलब नॉमिनी बाद में चेंज भी हो सकता है। डिपॉजिट रिसिप्ट, जब बैंक को हमने पैसा दिया तो बंदे में हमें एफडीआर तो देगी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। कब तक देगी, टाइमिंग ध्यान रखो, विद इन 21 डेज। इसमें जितने भी येलो आए हैं सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्जन है। फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ मनी या रियलाइजेशन ऑफ चेक, कल को चेक बाउंस हो जाए, या रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। इस रिसिप्ट पे साइन कौन करेगा, पूरे कंपनी एक्ट में ध्यान रखो, कोई भी डॉक्यूमेंट कहां पर रहता है, आरओ पे, किसकी कस्टडी में, सीएस डायरेक्टर या अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बीओडी। तो उन एंट्रीज को ऑथेंटिकेट भी कौन करेगा, सीएस डायरेक्टर या अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय बीओडी। कंटेंट, डिपॉजिट रिसिप्ट है तो डिपॉजिटर की डिटेल, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की डिटेल, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटेल, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट की डिटेल, ये तो आई। रूल 14, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कंपनी मेंटेन करती, वन और मोर सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट फॉर एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मेंटेन करेगी। अब इसमें क्या क्या डिटेल आएगी, पहले थोड़े से ऑड पॉइंट लेते हैं। नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ डिपॉजिटर, इन केस ऑफ माइनर डिपॉजिटर नेम ऑफ हिज गार्जियन, मतलब डिपॉजिटर माइनर भी हो सकता है। नॉमिनीज डिटेल, कितना अमाउंट है डिपॉजिट्स का, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी डिपॉजिट क्या है, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब तक करना है, पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स। मैंडेट, मैंडेट या डायरेक्शन का मतलब डिपॉजिटर कंपनी को कुछ कह रहा है, सर मेरे इनकम टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस मत काटना। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मुझे कहते हैं इसमें तुम कैसे दोगे, उसकी डिटेल बता सकता है। टाइम पीरियड फॉर मेकिंग एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, चाहे डिपॉजिट वाला चैप्टर ले लो चाहे सेक्शन 88 चैप्टर 7 का ले लो, दोनों में टाइमिंग एक ही, एंट्री कब तक करनी, विद इन 7 डेज। 7 डेज कहां से, जिस दिन तुमने डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू की। टाइम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, कब तक मेंटेन कहते हैं इसमें करना है। देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन का पॉइंट है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जिस दिन सारे डिपॉजिट्स रीपे हो जाएंगे उससे एटलीस्ट 8 इयर्स तक तुम्हें क्या करना है, मेंटेन करना है। प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, हम कई बार ये लाइफ में बोलते हैं एफडी तोड़वा ली, तो मतलब ड्यू डेट से पहले तो तोड़वाई, तो क्या कंपनी पैसा जेब में लेके घूम रही थी, आओ कभी भी ले जाओ, कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्ट किया होगा, तो अब तुम अगर टाइम से पहले जाके मांग रहे हो तो कंपनी को पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं इसमें, वो क्या करेगी, कंपनी काटेगी। मैंने एक फ्लैट लिया, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, तो कुछ बैंक लोन ले लिया, कुछ खुद की सेविंग थी। अब खुद की सेविंग में मुझे एफडी तुड़वानी थी, ठीक है, उस समय पॉइंट मेरे प्रैक्टिकली यूज है। जो एफडी कहते हैं इसमें 6 मंथ से कम वाली थी, मुझे ऑलमोस्ट उसका कोई इंटरेस्ट ना मिला, मतलब जिस एफडी का ड्यूरेशन 6 मंथ्स भी पूरा नहीं हुआ था, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। जो 6 मंथ्स और मोर थी उसमें मेरा जितना इंटरेस्ट बनता था 1% उसमें क्या लग गया, कट लग गया। तो देखो पॉइंट समझना, डिपॉजिटर डिपॉजिट की एक्सपायरी के 6 मंथ्स के बाद, मान लो अपने 3 साल डिपॉजिट दिए, 6 महीने पूरे हो गए, और उसके बाद जाके कंपनी से कहता है, लाइक टोटल 1 ईयर हुआ, कंपनी से कहता है सर मुझे पैसा चाहिए, मेरा डिपॉजिट वापस दो, तो कंपनी देगी तो सही, पर उसका जो इंटरेस्ट बना उसमें 1% क्या लगा देगी, कट। मान लो डिपॉजिट 1 साल चला, तो 1 साल का जो भी इंटरेस्ट बना लाइक 9%,
उसमें -1% कर देगी तो कंपनी कितना देगी 8%। अब ये पीरियड फॉर विच डिपॉजिट हैज एक्चुअली रन अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो काउंट ही नहीं होगा, तो फिर उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, जैसे मेरे को मिला नहीं था। पर वो 6 मंथ्स और मोर इन अ ईयर है तो उसको 1 साल मानकर उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें 1% का कट लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो 14 मंथ्स है, ठीक है, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स को अपन राउंड ऑफ करते हैं 1 ईयर पे, पर अगर वो 14 मंथ्स है तो उसको पूरा 14 ही मानो, फिर उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसमें 1% का कट लग जाएगा। कब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं होगा? अगर मान लो गलती कंपनी की हो तो कंपनी ने रूल 3 की कंडीशंस को अप्लाई नहीं की, डिपॉजिट की स्कीम इनवैलिड निकली, अब टाइम से पहले खुद कंपनी पैसा दे रही है, अभी हम पढ़ रहे थे डिपॉजिटर मांग रहा था, खुद कंपनी को देना पड़ रहा है, तो क्यों कट लगेगा? गलती तो कंपनी की साइड पर है। या फिर कहते हैं इसमें जो अपने मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवल के कहते हैं इसमें बंदे हैं, ठीक है, उनको वॉर के टाइम पर कहते हैं इसमें आर्टिकल 352 में पैसों की जरूरत थी, तो उसके लिए अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। रूल 15(2) प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो हमने 2026 में कंपनी को डिपॉजिट दी, कंपनी ने कहा 8% इंटरेस्ट मिलेगा, हमने कहा ठीक है, 3 साल के लिए डिपॉजिट दे दी। अगले साल कंपनी न्यू स्कीम लाई और उसमें 9% इंटरेस्ट दे रही है, मतलब नई स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, हमें चीटिंग फील हुई, सर हमें तो नुकसान हो रहा है 1% का। हमने कंपनी से कहा सर एक काम करो, हमारे पुराने वाले डिपॉजिट नए वाले डिपॉजिट में रिन्यू कर दो, तो पहले पुराने वाले क्लोज होंगे तभी तो न्यू में रिन्यू होंगे, तो अब रिन्यूअल तो पॉसिबल है, ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है कि जो रिन्यूअल हो रहा है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट, मतलब जो प्रीवियस डिपॉजिट का टाइम था, जैसे 3 इयर्स के डिपॉजिट थे, 1 ईयर के बाद हम रिन्यूअल के लिए गए तो बचे कितने 2 इयर्स, तो रिन्यूअल 2 ईयर से ज्यादा के लिए होगा। रूल 16 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न वर्ड या फाइलिंग के सेंस में, तो कंपनी एनुअल बेसिस पे डिपॉजिट के रिटर्न आरओसी को फाइल करेगी डीपीटी 3 में, 31 मार्च तक क्या पोजीशन है डिपॉजिट की, 30 जून तक तो रिटर्न फाइल कर देगा। इसमें बता देगी सर हमने बहुत सारा पैसा लिया है, कुछ डिपॉजिट है कुछ नहीं, अब कौन कौन से डिपॉजिट नहीं है वो अपन लास्ट में ले आएंगे। 16 ए पर्टिकुलर्स टू बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी बताएगी सर हमने डायरेक्टर से कितना पैसा लिया है, प्राइवेट कंपनी बता देगी डायरेक्टर रिलेटिव से कितना पैसा लिया है। रूल 17 फिर काम का एमसीक्यू बनता है, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स की ड्यू डेट आ गई, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट फर्क नहीं पड़ेगा, डिपॉजिटर ने पैसा मांग लिया पर कंपनी देने में डिफॉल्ट कर रही है, तो अब जितना ओवर ड्यू पीरियड हो जाएगा, ओवर ड्यू, उसके लिए कंपनी 18% पर एनम की रेट पे इंटरेस्ट देगी, तो नॉर्मल ड्यूरेशन का तो जो भी इंटरेस्ट था वो मिलेगा, ओवर ड्यू पीरियड के लिए कितना लगेगा 18% पर एनम। रूल 19 73 74 76 पर भी लगते हैं, तो कंपनी को कहते हैं इसमें उन्हें कॉम्प्लाई करना चाहिए फालतू। रूल 21 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ये भी वैसे तो फालतू है, कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए, ठीक है, अब इस चैप्टर का कोई प्रोविजन कॉन्ट्रावीन हुआ पर उसके लिए अलग से पेनल्टी नहीं थी, तो फिर पेनल्टी किसकी लग जाएगी रूल 21 की, पर मैंने 76 से पढ़ाया था वहां पे पेनल्टी है, तो 76 से आने के बाद रूल 21 की कहते हैं इसमें कोई वैल्यू नहीं है, पेनल्टी तो खैर सीधी थी, फाइन 5000 का डायरेक्टली, एडिशनल फाइन 500 पर डे। 74 पूरा सेक्शन ही वैसे काम का नहीं है क्योंकि ये टाइमिंग अब खत्म हो चुकी है, पर 74 का रेफरेंस चैप्टर 8 में भी आता है, सेक्शन 123 क्लॉज 6 में, तो उसके लिए ध्यान रख लो। कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पर कोई डिपॉजिट लिए, उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले 2013 आ गया, तो मतलब 1 अप्रैल 14 तक जो डिपॉजिट लिए हुए हैं, ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनको रीपे कब तक करना है, तो उनका जो भी ड्यू डेट वर्सेस पहले तो 1 ईयर आया था, फिर हो गया 3 इयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 13 व्हिचएवर इज अर्लियर। पुराने वाले कंपनीज एक्ट 1956 में भी डिपॉजिट की सेम टाइमिंग थी, 6 मंथ से 36 मंथ्स, तो कब तक रीपे करना है, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वर्सेस ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है थोड़ा डिले हो रहा है तो ट्रिब्यूनल को जाके हाथ जोड़ो,
ट्रिब्यूनल फिर उस टाइम को क्या कर सकती है, जो उसको सही लगे उसके लिए एक्सटेंड कर सकती है, और डिफॉल्ट करेगी तो पेनल्टी पर काम की नहीं है। अब अपन लास्ट पोर्शन पर आ गए, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, बहुत लंबे 18 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं तुम्हारे तकरीबन 70% पॉइंट एक ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा। इन्होंने पूरी लिस्ट दी है कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, इसको उल्टा समझो, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट है। कंपनी ने डिपॉजिट लिए, मतलब कंपनी ने अमाउंट रिसीव की है, ऐसे समझो। किससे लिया है? अपने सिटीजन ऑफ इंडिया से, मतलब फॉरेन सिटीजन से लेंगे तो डिपॉजिट नहीं है। एक नई चीज और बाद में ऐड हुई, जो PRII है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PROI नहीं है, जिसकी नेचर लोन की है, जिस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया से नेचर वाइज लोन का पैसा लिया और जिस पे इंटरेस्ट देती है वो डिपॉजिट है। तो कौन कौन सा अमाउंट डिपॉजिट नहीं है? सिटीजन ऑफ इंडिया नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, नो डाउट नेचुरल पर्सन हो गया। तो जो भी अमाउंट आर्टिफिशियल पर्सन से लिया है, सीधा उसे बोल दो डिपॉजिट नहीं है। चाहे बैंक से ले लो, चाहे गवर्नमेंट से ले लो, चाहे किसी और पर्सन से ले लो, बहुत सारे आर्टिफिशियल पर्सन के नाम आएंगे, वो डिपॉजिट नहीं है, सीधा मना कर दो। या फिर जिसकी नेचर ही लोन की नहीं है, या फिर जिस पे हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो ये देखो शुरुआत के पॉइंट, CGSG, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, क्या नेचुरल पर्सन है, तो इनसे अमाउंट लिया, चाहे लोन के नाम पर लिया, डिपॉजिट नहीं है। ऐसे सिमिलर पॉइंट पढ़ो, देखते चलो। आर्टिफिशियल आते हैं सीधा, तुम्हें लिखने नहीं है पॉइंट, ये वाले तो लिखने वाले लास्ट में ले लेंगे, ये केवल जज करने हैं कि ये डिपॉजिट है या नहीं, MCQ आ जाए तो। ठीक है, और देखो यहां तक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पे रिजॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, काम ही खत्म। कंपनी को कई बार ट्रस्ट के बिहाफ पर थोड़ा पैसा मिलता है, सब्सिडरी ने कहा सर मेरा पैसा थोड़े टाइम तुम होल्ड करो, मैं जरूरत पड़ने पे वापस ले लूंगा, तो पैसा कंपनी के घर का थोड़ी ना हो गया, या नेचर उसकी लोन की थोड़ी ना होगी, तो ये भी क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि नेचर इसकी लोन की नहीं है। फिर कंपनी ने कमर्शियल पेपर इश्यू करके कहते हैं पैसा लिया है, कमर्शियल पेपर CP बोलते हैं शॉर्ट में, ये मिनिमम ही 1 लाख के होते हैं, नॉर्मली जनरल पब्लिक इनको सब्सक्राइब नहीं करती। फिर कंपनी को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा मिला है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पब्लिक को एक स्कीम दिखाई, सर ये एक बड़ी लैंड है, खरीदेंगे, प्लॉटिंग और करेंगे, घर वर बनाएंगे, बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा तुम्हें बांट देंगे। यहाँ कहीं पर भी देखो कहते हैं इसमें इन्वेस्टर को इंटरेस्ट और नहीं मिलना, तो इसकी भी नेचर लोन की नहीं होती है, CIS की, तुम पढ़ के देख लेना CIS कोई सी भी, उसमें तुम्हें प्रॉफिट मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है, प्लॉट मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा। फाइनल में सेक्शन 11AA सेबी में पढ़ोगे CIS। फिर निधि कंपनी है, चिट फंड कंपनी ने कोई पैसा मिला है, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में अपन डिपॉजिट मेंबर से भी ले रहे हैं, पब्लिक से भी, पर ये कंपनियां केवल मेंबर से ही पैसा लेगी। अब ये सारे पॉइंट इंडिविजुअल काम के, कंपनी को अगर अपने डायरेक्टर से पैसा मिला है तो वो डिपॉजिट नहीं है, मतलब कंपनी अगर डायरेक्टर से लोन ले रही है तो डिपॉजिट नहीं है। पर अगर कंपनी प्राइवेट होती तो डायरेक्टर के साथ अगर उसके रिलेटिव से भी पैसा ले रही तो वो भी डिपॉजिट नहीं है, बस एक कंडीशन है, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्टर या उसका रिलेटिव जो भी सिचुएशन है, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि सर ये पैसा हमारा घर का है, हमने किसी से बोरो नहीं किया, ठीक है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, तो इसकी भी नेचर लोन की नहीं है, तो वैसे भी मेरे तुक्के पे सॉल्व हो रहा है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। देखो कंपनी ने एम्प्लॉय को मान लो 10 इयर्स के लिए रिक्रूट किया, क्या चांसेस नहीं है कि बीच में बाहर कोई अच्छा पैकेज मिले तो छोड़ के चला जाए, तो फिर कंपनी के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सडन नया बंदा कहां से लाए। तो उसका एक सॉल्यूशन है, कंपनी क्या करती है, उससे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कुछ पैसा होल्ड कर लेती है। अब अगर वो बीच में छोड़ के गया तो पैसा फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए चांसेस क्या, एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। पर इस नाम पर कितना पैसा कंपनी रोक सकती है, मैक्स 1 ईयर की सैलरी एम्प्लॉय की,
मैक्स 1 ईयर, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा रोका तो पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट बन जाएगा। हम ये सारे पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर इश्यू करके कहते हैं इसमें अमाउंट ले रही है। देखो एक पॉइंट मॉड्यूल में दो तरीके पे डिवाइड है, मैं इसको एक यूनिफॉर्म वे से समझा रहा हूं। अब तब डिपॉजिट नहीं है, या तो वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपल्सरली शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 10 इयर्स, या फिर वो एसेट्स पे फर्स्ट चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट रिपेमेंट उनकी होगी। ये दोनों ही नहीं हो रहे, मतलब ना तो वो कन्वर्टेबल है, मतलब नॉन कन्वर्टेबल है, और ना ही एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करे, पर वो लिस्टेड का है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। मान लो वो कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, एसेट्स पे फर्स्ट चार्ज भी क्रिएट नहीं कर रहे और लिस्टेड भी नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर वो डिपॉजिट बन जाएगा। कंपनी ने पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर दिया, जैसे आईपीओ आया, ठीक है, तो ये तो कैपिटल ए डिपॉजिट कैसे हो, पर सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के नाम पर कंपनी को पैसा मिला है, तो कंपनी को अलॉटमेंट कर देना चाहिए पैसा मिलने के विद इन 60 डेज में। अगर अलॉटमेंट नहीं कर पा रही तो पैसा रिफंड कर देना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज में। तुम ना तो सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे ना ही पैसा रिफंड कर रहे हो, तो पैसा रख किस नाम पे रहे हो। अब वो अमाउंट डिपॉजिट बन जाएगा तो कंपनी को फिर उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर बढ़ेगा कब, देखो फर्स्ट 60 डेज अलॉटमेंट का टाइम है, डिपॉजिट नहीं है, नेक्स्ट 15 डेज रिफंड का टाइम है, यहां पर भी डिपॉजिट नहीं है, ना तो तुमने अलॉट किया ना रिफंड किया, तो इस 15 डेज की एक्सपायरी के बाद वो अमाउंट क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा, मतलब 60 प्लस 15 के बाद, तो 76 डेज से वो अमाउंट क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। पैसा सिक्योरिटीज अलॉट करने के नाम पर मिला है, तो या तो उसको अलॉट करो नहीं तो रिफंड कर दो। तुम कोई बुक एडजस्टमेंट दिखा रहे हो, देखो सर हमें सब्सक्राइबर को पैसा रिटर्न करना है, उसने भी हमसे गुड्स खरीद रखे, उसको भी पैसा देना था, हम लेना देना एडजस्ट कर रहे हैं, इसको रिफंड मत मानना। अमाउंट ब्रॉट इनटू कंपनी बाय प्रमोटर और हिज रिलेटिव, कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, कौन, प्रमोटर या उसका रिलेटिव, क्यों दे रहा है, कंपनी गई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन के लिए, बैंक ने कंडीशन लगा दी पहले कुछ लोन प्रमोटर और से लो, मार्जिन मनी प्रमोटर से लो, फिर हम देंगे, तो बैंकों की कंडीशन के बिया पे बेचारे प्रमोटर ने अनसिक्योर्ड लोन दिया। क्यों लिया बैंक ने, अगर कंपनी गलत तरीके से चली तो सबसे पहला पैसा किसका डूबेगा, प्रमोटर का, क्योंकि प्रमोटर वाला लोन तो अनसिक्योर्ड था, बैंक वाला लोन सिक्योर्ड होता है। पर ये अमाउंट डायरेक्टर की तरह नहीं है, डायरेक्टर का अमाउंट तो थ्रू आउट क्या नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, ये बाद में जाके डिपॉजिट बन जाएगा। तो प्रमोटर या उसके रिलेटिव ने बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कहने पर कंपनी को लोन दिया है, अनसिक्योर्ड लोन, ये तब तक डिपॉजिट नहीं है जब तक बैंकों का एंटायर लोन रीपे ना हो जाए, एंटायर लोन प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद प्रमोटर या रिलेटिव वाला पैसा क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा। अब अगला पॉइंट, दो ही बचे, ये 4 पॉइंट का मिक्स्ड पॉइंट है, ऑल 4 कंडीशन पूरी हुई तो डिपॉजिट नहीं है, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो फिर ये अमाउंट क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा। तो समझना ऑल 4, कंपनी को मिनिमम अमाउंट मिला है 25 लाख और मोर का, अगर 24 लाख होता तो वो डिपॉजिट होता, मिनिमम अमाउंट बना है 25 लाख और मोर, ठीक है। फर्स्ट, कौन सी कंपनी ने लिया है, स्टार्टअप कंपनी ने, कैसे लिया है, अंडर अ सिंगल ट्रांस, सिंगल ट्रांस का मतलब वन शॉट में कंपनी को पैसा मिला है, ठीक है, बाय इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल नोट। अब स्टार्टअप कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, कोई से भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, उसको स्टेटस किसने दिया स्टार्टअप का, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, DPIIT ने, ठीक है। अब कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या है, या तो जो रिपेबल ऑन डिमांड है, या कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स, तो वो अमाउंट क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। 24 होता है डिपॉजिट है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है डिपॉजिट है, सिंगल ट्रांस मतलब एक साथ नहीं 2-3 टुकड़ों में लेते हैं, डिपॉजिट है, और ये कन्वर्टेबल या रिपेबल 10 इयर्स के बाद होता तब भी डिपॉजिट है, एक भी कंडीशन वायलेट हो गई डिपॉजिट हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट लेते हैं, कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बहुत सारे एडवांस मिलते हैं, तो सारे एडवांस कोई डिपॉजिट थोड़ी ना, उनकी नेचर कोई लोन की थोड़ी ना,
अब जैसे मान लो कंपनी को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के नाम पर एडवांस मिल गया, तो ये डिपॉजिट कैसे हुआ? पर कंपनी को सप्लाई कब तक कर देनी चाहिए? 365 डेज। नहीं की तो फिर वो अमाउंट डिपॉजिट बन जाएगा। पर मामला कोर्ट में अगर चला गया, लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, तो 365 डेज का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रही है तो टोकन मनी मिलेगी, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। जो सेलर है वो बायर को एश्योरेंस दे रहा है, सर मैं टाइमली गुड सप्लाई कर दूंगा, नहीं दिया तो देखो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, उसको फॉरफिट कर लेना, ठीक है। ये वाला एडवांस तो बायर ने दिया था, ये कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। फिर कंपनी लॉन्ग टर्म कहते हैं इसमें प्रोजेक्ट के लिए कोई कैपिटल गुड सप्लाई करी, जैसे हैवी मशीन्स, तो पहले एडवांस तो उठाएगी, वो भी डिपॉजिट नहीं है। ये अच्छा पॉइंट है। कंपनी को वारंटी या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कोई एडवांस मिला है, वारंटी या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, ठीक है, तो कितने टाइम तक वो डिपॉजिट नहीं होता? अगर मान लो टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट का 5 इयर्स है वर्सेस प्रिविलेंट इन कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब जितना ट्रेंड है, जैसे कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में वारंटी या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 3 साल की होती है वर्सेस 5 साल, विच एवर इज लेस, तो 3 साल लेस है। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में टाइम 7 साल है वर्सेस 5 साल, तो लेस क्या हो गया? 5 साल। तो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। करेगा तो डिपॉजिट बन जाएगा, नहीं कर रहा तो डिपॉजिट नहीं। फिर कंपनी को सेक्टरल रेगुलेटर से अप्रूव्ड अमाउंट मिला है, मान लो कि इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड के नाम पर एडवांस मिला है। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गूगल, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, ये सब ले लो। पैसा जिस नाम पर मिला है उसी में क्या होना चाहिए? एडजस्ट होना चाहिए। कंपनी को जो पॉइंट कहते हैं इसमें मिला 1 to 4, वो गुड्स और सर्विसेज देने के नाम पर, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम पर, 4 वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वाले कैपिटल गुड्स के नाम पर। बिजनेस की परमिशन नहीं थी, पैसा ले लिया, तो पैसा रख तो नहीं सकते, रिफंड ही करो। टाइमली रिफंड नहीं किया तो टाइम एक्सपायर होने के 15 डेज के बाद वो अमाउंट क्या बन जाएगा? डिपॉजिट। पर टाइम कितना है इन्होंने याद दिया नहीं, तो ये सारे अमाउंट क्या नहीं थे? डिपॉजिट नहीं थे, ये पहले चीज ध्यान रखना, ठीक है। पर उसके साथ जहां जहां कंडीशन लगी, अगर कंडीशन वायलेट हुई तो फिर वो डिपॉजिट बन जाएगी, उल्टा रिएक्शन भी आएगा। तो यहां देखो तुम्हारा चैप्टर 5 खत्म। एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से मिनिमम 7 मार्क्स कैरी करेगा, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।